स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज की वीडियो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले से बता दूं, पिछली वीडियो में जाना था पोस्ट ऑफिस के बारे में, एनएससी कार्ड के बारे में और कई सारे सेविंग के बारे में हमने जाना था, जिसके द्वारा हम अपने रुपए यानी राशि जो होती है हमारी वो हम सेव कर सकते हैं। आज हम डेकोरेशन यानी होम डेकोरेशन के बारे में जानेंगे और आज जो है ये नया टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं नेट में। कई बार जो है ये डेकोरेशन के जो कला के सिद्धांत हैं, डेकोरेशन में कला के सिद्धांत जो है उन्हें अरेंज करने का भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं होम डेकोरेशन होता क्या है। हम घर को क्यों सजाते हैं? हम घर को इसलिए सजाते हैं ताकि हमें अपना घर सुंदर लगे, आकर्षक लगे। साथ ही और भी कई रीज़न होते हैं, जैसे कि कई बार कुछ कमियों को छुपाने के लिए भी हम घर को सजाते हैं। जैसे कि अगर घर का पेंट भी जो है आपको लग रहा है कि ख़राब हो गया है, तो उसको आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक पेंटिंग लगा देंगे। उससे वो जो पेंट उतनी जगह है वो छुप जाएगी और आपका घर भी सुंदर लगेगा। साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आप लाए तो बड़े मन से थे, पर अब जो है उसका कलर फेड हो गया, अच्छी नहीं लग रही, तो उसको हटा देते हैं हम। तो ये चीज़ें भी डेकोरेशन के अंतर्गत आती है। कमियों को छुपाने के लिए भी हम डेकोरेशन करते हैं, साथ ही हमारा घर सुंदर लगे, आकर्षक लगे, देखने वाले कहें कि हाँ कितना सुंदर अच्छा घर लग रहा है। इस वजह से भी हम घर को सजाते हैं। नज़र डालेंगे घर गृह सज्जा में ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो पहला है क्रियात्मकता। हमें घर की सजावट इस तरह की करनी चाहिए कि उसकी क्रियात्मकता में कमी ना आए। मतलब अगर आप घर को खूब सारा डेकोरेशन खूब सारा भर दें और आपको क्या है काम करने में दिक्कत आए, तो ऐसा डेकोरेशन भी आपके घर में नहीं होना चाहिए। तो ये क्रियात्मकता है। इसके बाद में उपयोगिता। आपके घर को इस तरह आपको डेकोरेशन करना चाहिए कि वो उपयोगी लगे और सुंदर भी लगे साथ में। तो हमें घर को डेकोरेट करते समय उपयोगिता का भी ध्यान रखना चाहिए, मौलिकता। अगर आप घर को सजा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे की डेकोरेशन देख के और फिर उसको उस हिसाब से, मतलब घर का जो एटमॉस्फेयर होता है, घर का जो हमारा हर घर अलग अलग होता है, तो उसके लिए हम अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं। मौलिकता का मतलब आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके फिर घर को सजाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब है अगर आप घर को सजाने में आपकी मान लीजिए 20,000 सैलरी है या 50,000 सैलरी और आपने वहाँ पर 30,000 रुपये का सुंदर सा झूमर लगा दिया, तो ये जो है सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि हम जब घर को सजा रहे हैं तो इस तरह का सजाना चाहिए कि आपकी जो मनी है वो भी कम खर्च हो और अच्छे से अच्छा आप उसको डेकोरेट कर सकें। नेक्स्ट है परिवर्तन। घर को सजाने में हमें परिवर्तन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम सभी जानते हैं एक जैसी चीज़ों से सभी व्यक्ति बोर हो जाते हैं। हर मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए और हमें घर की जो डेकोरेशन है उसमें भी परिवर्तन करते रहना चाहिए ताकि हम बोर ना हो उसको देख के और हमें अच्छा लगे। नेक्स्ट है सौंदर्य। कुछ लोग घर को सजाने में इतनी सारी डेकोरेशन कर देते हैं कि मतलब बड़ा ऑड सा लगता है। कहीं जैसे कि खूब सारे गमले लगा दिए, खूब सारी फोटो लगा दी, इससे भी आपका घर सुंदर नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि खूब सारा सामान लगे वहाँ पे लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें डेकोरेशन करते समय अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे अनुपात के साथ अगर आप घर को सजाएंगे तो आपका घर बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। घर को अगर सजा रहे हैं तो आपको इस तरह का सजाना चाहिए कि समय, धन और ऊर्जा की बचत हो। आपको घर को सजाने में ऐसा सजाना चाहिए कि समय, धन, ऊर्जा की बचत हो। और जैसा कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि अगर आपके घर में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप क्या करें, उसको छुपा दें। साथ ही अगर कोई डेकोरेशन आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको हटा सकते हैं। तो इससे आपका घर बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। और ये सारी चीज़ें हमने जान ली कि घर को सजाने में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं डेकोरेशन की शैली के बारे में। 2 तरह की शैली यहाँ पर यूज़ की जाती है। एक है भारतीय शैली और दूसरी है पाश्चात्य शैली, जिसे मॉडर्न शैली भी बोलते हैं और आधुनिक शैली भी बोलते हैं।
तो ये तीनों ही शब्द आपको इनमें से कोई एक शब्द दिखाई देता है तो आप समझ लेना ये तीनों शब्द एक ही है, पाश्चात्य, मॉडर्न और आधुनिक, तीनों एक ही शब्द हैं। और जो भारतीय शैली है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें हम धार्मिक बातों को ध्यान में रखते हैं, धार्मिकता, साथ ही रूढ़िवादिता और एक सा डिजाइन, एक सा डिजाइन। हम भारतीय शैली में जब डेकोरेशन करते हैं तो उस समय हम धार्मिकता का ध्यान रखते हैं। कोई भी डेकोरेशन आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, गणेश जी की मूर्ति ला रहे हो, श्री कृष्ण है, राधा है, इनके जोड़े को लेके आ रहे हो, या फिर कोई अच्छी सी पेंटिंग भी ला रहे हो तो उसमें भी आप इस तरह से देखते हो। तो मतलब हम अपने धर्म का भी ध्यान, ये भी है, और साथ में हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार डेकोरेशन करता है। हिंदू घर में आपको डेकोरेशन अलग दिखाई देगी, मुस्लिम घर में आपको डेकोरेशन अलग दिखाई देगी। जो डेकोरेशन है वो धर्म से भी प्रभावित भी होती है और धर्म जो है इसमें महत्व रखता है। नेक्स्ट है एक सा डिजाइन। भारतीय शैली में हम लोग एक सा डिजाइन यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई पेंटिंग लगा दी आपने और यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्लावर पॉट बना देंगे। तो आप कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ जो है फ्लावर पॉट एक से, ताकि संतुलन बना रहे। हम इस तरह का ही कुछ डेकोरेशन करते हैं, यहाँ पे एक पेंटिंग लगा दी, मतलब संतुलन बना के चलते हैं। एक सा डिजाइन हम किसी भी डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता, भारतीय लोग जब भी डेकोरेशन करते हैं तो रूढ़िवादिता पे रहते हैं। जैसे कि दिवाली है, दिवाली में आप चाहे जितनी भी रोशनी ले आएँ, चाहे कितने सारे आप अलग अलग तरह की रोशनी ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, फिर भी हमारी जो रूढ़िवादिता है, जो हमारा एक धर्म भी है, तो क्या है, हम लोग दीपक से ज़रूर डेकोरेशन करते हैं। साथ ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, उसमें भी अलग से डेकोरेशन करते हैं। और रंगोली बनाने का भी एक जो है हमारे धर्म में होता है, हम लोग रंगोली बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक परंपरा के अनुसार चली आ रही है। रूढ़िवादिता मतलब है लगातार जो परंपरा चली आ रही है वो हम आगे आगे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाश्चात्य या मॉडर्न शैली के बारे में। इसमें एक सा डिजाइन नहीं होता, अलग अलग तरह का डिजाइन यूज़ किया जाता है। साथ ही ये लोग मिनिएचर का यूज़ करते हैं, मिनिएचर का यूज़ करते हैं। छोटी छोटी पेंटिंग्स वगैरह इसमें लगाई जाती है। अनौपचारिक होती है इनकी डेकोरेशन, अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब आप जानते ही हैं, इनफॉर्मल, मतलब कहीं पर भी कोई भी ये डेकोरेशन कर देते हैं। इनका ऐसा नहीं होता, फिक्स नहीं होता ऐसा कि यहाँ पे ये रखेंगे। हम में ये होता है, जैसे कि शोकेश में है, शोकेश में हम अलग अलग फ़ोटो लगा रहे हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ़ोटो लगा रहे हैं, और जो पॉट है वो भी सुंदर सुंदर लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राइंग रूम में इस कोने की तरफ अगर आप डेकोरेशन कर रहे हैं तो बड़ा सा एक पॉट लगाएंगे या फिर एक बड़ी सी मूर्ति लगा देंगे। लेकिन जो पाश्चात्य शैली है, आधुनिक है या मॉडर्न शैली होती है, उसमें ऐसा नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, फॉर्मल डेकोरेशन नहीं करते हैं, इनफॉर्मल डेकोरेशन करते हैं। नेक्स्ट है भोगवादिता। भोगवादिता, जो पाश्चात्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मशीनी डेकोरेशन करते हैं, मशीनी चीज़ें यूज़ करते हैं। डेकोरेशन में मशीनी चीज़ों का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ये तत्वों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, कला के तत्व कितने हैं, ये कई बार आया हुआ है, कला के तत्व। तो आप बताएं मुझे कमेंट में लिख के, कला के कितने तत्व हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कला के कितने तत्व हैं। कला के तत्व यानी एलिमेंट, कला के जो तत्व हैं वो कितने हैं, 7 एलिमेंट्स जो है हमारे आर्ट के। जो आप इंग्लिश वाले भी हैं तो आप इस तरह से समझ लें, 8 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कला के तत्वों के बारे में। तो कला के तत्व हैं 7, और पहला है रेखा। हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये यहाँ पर आएगा नहीं, इस तरह से रेखा। फर्स्ट है रेखा, रेखा का मतलब होता है लाइन। दूसरा है आर्ट,
तीसरा है टेक्सचर, टेक्सचर या पॉज। चौथा है संतुलन यानी बैलेंस। रंग, छटा, प्रकाश और सातवां है, ठीक है, कितने हो गए? रेखा, आकार, आकार को इंग्लिश में शेप बोलेंगे। रंग आप जानते हैं कलर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर। प्रकाश को लाइट बोलते हैं और नमूना जो है उसको हम बोलते हैं मोटिव, ठीक है। कितने हो गए? आपको मूल्यों पे अच्छे से लर्न करने हैं। रेखा, आकाश, संतुलन, प्रकाश, नमूना, लाइट और रंग, ये सारे कितने हो गए? 7 जो है कला के तत्व हो गए। अब इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। रेखा आप ये लिख ले एक कॉपी में, बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। कला के तत्व कितने हैं, कौन कौन से, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको। ये 7 में से 3 जो टॉपिक 3 ऑप्शन दे दिए जाए इनमें से, और एक कोई और दे दें और पूछ ले इनमें से कला का तत्व कौन सा है या कला का तत्व कौन सा नहीं है, तो ये पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखिए। सबसे पहले हम जानते हैं रेखा के बारे में। पहला जो है रेखा, रेखा का मतलब लाइन। लाइन कितने प्रकार की होती है? एक पहली लाइन होती है सीधी लाइन, क्षैतिज, तीसरी होती है और चौथी होती है वक्र रेखा। आप इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, इंग्लिश में आप देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्टिकल इजी रहता है इंग्लिश में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसके नाम जो है अजीब से हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसे आप ध्यान रखें इस चीज़ का। इनको बोलेंगे डायगोनल, डायगोनल, और वक्र रेखा जो है इसको क्या बोलते हैं? कर्व। तो ये किस तरह से होती है? सीधी रेखा तो ये इस तरह से होगी। क्षैतिज रेखा यानी लेटी हुई रेखा भी बोलते हैं इसको, इस तरह से होगी। डायगोनल जो है आपकी इस तरह से तिरछी दिखाई देगी, और कर्व रेखा जो है घुमाव वाले होगी। पहली जो है हम देख रहे हैं सीधी या वर्टिकल रेखा, इसका मतलब है लंबाई का एहसास कराती। देखिए इधर ये लंबाई में है रेखा, आपकी लंबाई का एहसास कराएगी। क्या कराएगी? ये लंबाई का एहसास, लंबाई और ऊंचाई, क्योंकि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, तो आपको जोश और प्रतिष्ठा को, ये जो हमारी सीधी रेखा क्या बताएगी? जोश और प्रतिष्ठा को दिखाएगी, और साथ ही ये लंबाई में है, और ये क्या है? ऊंचाई और ऊंचाई का आपको आभास करेंगे, लंबाई का और ऊंचाई का आभास करेंगे। क्षैतिज रेखा यानी लेटी हुई रेखा, जिसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, लेटी हुई रेखा, यानी लेट के हमें आराम मिलता है, तो ये किसका एहसास कराएगी? आराम का। साथ ही ये निरंतर चल रही है आपकी लाइन जो है, तो इसका मतलब निरंतरता को दिखाएगी। निरंतरता है, आराम है, आराम। और कोई व्यक्ति अगर आराम कर रहा है तो वो क्या होगा? तनाव मुक्त होगा। तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा, ये क्या है? तनाव मुक्त व्यक्ति को दर्शाएगा, ठीक है। आराम, निरंतरता और तनाव मुक्त व्यक्ति को ये दर्शाती है। तो सीधी रेखा हमें क्या दर्शाती है? लंबाई और ऊंचाई का आभास कराती है, साथ ही जोश का आभास होता है, इससे हमें प्रतिष्ठा का आभास होता है। दूसरा है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, या फिर जिसको लेटी हुई रेखा भी कहते हैं, लेटी हुई रेखा, इसे तिरछी रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रेखा। डायगोनल रेखा जो है वो किसको दिखाती है? क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, एक्टिवनेस, एक्टिवनेस। साथ ही ये क्या दिखाती है? परिवर्तन को भी दर्शाती है, चेंज को, परिवर्तन या चेंज को भी ये दर्शाती है। देखिए इस तरह से आप समझ जाएंगे, ये इस तरह से आपकी एक डिजाइन बनी है, आपने एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इस तरह से। एक जैसे तो नहीं है, सारी आपकी रेखा अलग अलग प्रतीत होती होगी आपको इस तरह से। तो ये क्या है? एक परिवर्तन का भी एहसास करा रही है हमें, क्रियाशीलता का भी, इससे हमें पता चलता है, एक्टिवनेस का पता चलता है। ठीक है, कर्व, कर्व क्या दर्शाएगा? प्रसन्नता को दर्शाएगा,
लोचशीलता का मतलब इसमें चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये अगर कह दे तो यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, इसमें चेंज भी कर सकते हैं। कर्व रेखा क्या दर्शाएगी? प्रसन्नता को दर्शाएगी, वैभवता को दर्शाएगी और लोचशीलता को भी दर्शाती है। आप ये एक नोट यहाँ पर नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो तिरछी क्रियाशीलता जो है, क्रियाशीलता एक तो हमारी कौन सी लाइन दर्शा रही है? वर्टिकल लाइन दिखा रही है, वर्टिकल लाइन दिखा रही है। और एक आपकी तिरछी रेखा जो है वो भी क्रियाशीलता को दर्शाती है। तो ये एक तो आप देख लीजिए, इस तरह से लंबाई में वर्टिकल लाइन, तो ये क्रियाशीलता को भी दर्शाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और वर्टिकल लाइन तो हमने देख लिया, एक्टिवनेस को दिखाती है। तो शॉर्ट में देख लीजिए, रेखा कितने कला के तत्व कितने हैं? 7 हैं। और इसमें सबसे पहले कौन सा है? रेखा। कला के तत्वों में पहला कौन सा है? रेखा। रेखा में क्या है? सबसे पहले सीधी रेखा यानी वर्टिकल रेखा जो कि लंबाई को दिखाती है, ऊंचाई को दिखाती है और साथ ही एक्टिवनेस को भी ये दिखाती है। नेक्स्ट है सीधी रेखा। सीधी रेखा हो गई। उसके बाद में क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेखा, जिसको लेटिव रेखा भी कहते हैं, नाम से आपको पता चल जाएगा। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है आराम करते हुए, आराम को दर्शाती है, साथ ही तनाव मुक्त व्यक्ति को भी दिखाएगी। नेक्स्ट है तिरछी यानी डायगोनल रेखा, और ये किसको दिखाती है? ये चेंज को दिखाती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इस तरह से, चेंज को भी दिखाएगी और एक्टिवनेस को भी। और लास्ट जो है वो है वक्र रेखा यानी कर्व रेखा, और ये दिखाती है प्रसन्नता को। और किसको दिखाती है? प्रसन्नता है, चेंज, प्रतिष्ठा है, इन सबको ये दिखाती है। कला का आकार, आकार का मतलब होता है शेप, आकार, ठीक है। इसमें पहला है, इसमें आप इस तरह से लिख लीजिए, और इसमें देखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दिक्कत होती है कई बार इसमें। स्क्वायर, वर्ग को बोलेंगे स्क्वायर, आयत को बोलेंगे रेक्टेंगल, और त्रिभुज को बोलेंगे ट्रायंगल, गोलाकार को बोलेंगे सर्कल, पंचभुज और षष्ठभुज को बोलेंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल, और षष्ठभुज को हम बोलेंगे पेंटागोनल। आप देखिए ऊपर, पेंटागोनल। षष्ठभुज को बोलेंगे हेक्सागोनल। तो आपको इतना ध्यान रखना है, आकार में कितने हैं आपके? कितने हो गए? 3, 4, 5, 6 आपके आकार यानी शेप कितनी होगी? 6 टाइप की होगी। कौन कौन सी? वर्ग स्क्वायर, आयत रेक्टेंगल, त्रिभुज ट्रायंगल, गोलाकार सर्कल, पंचभुज पेंटागोनल और षष्ठभुज हेक्सागोनल। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे मोटिव के बारे में। हमारा जो कला का तीसरा तत्व है वो है मोटिव यानी नमूना, नमूना या फिर इसको बोलते हैं मोटिव। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और मैं सोच रही हूँ आपको आज ही ये कवर करा दिया जाए। बात कर लेते हैं नेचुरल नमूने के बारे में। मोटिव, जैसा कि थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूँ इसका। नमूना यानी मोटिव का मतलब होता है हमारा वस्त्र है, हमारी कोई भी डेकोरेशन है, तो हम उसमें एक मोटिव यानी एक डिज़ाइन यूज़ करते हैं। आप एक कोई भी डिज़ाइन ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप ये एक डिज़ाइन ले रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर आपके बन रहे हैं, एक फ्लावर यहाँ बना है, एक फ्लावर यहाँ बना है, ये पूरी क्या हो गई? एक डिजाइन होगी। और ये जो छोटा सा एक फ्लावर हमने लिया है, इसको हम बोलेंगे मोटिव यानी नमूना। यानी आपकी डिजाइन को, एक डिजाइन जो होती है उसको जब रिपीटेशन से हम कंप्लीट करते हैं, है ना, कोई एक ये छोटी इकाई है, डिजाइन की छोटी इकाई है, इसके रिपीटेशन से आपकी डिजाइन कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे नमूना। और नमूने कितने टाइप के हैं? नमूना जो है, नमूने 4 टाइप के हैं। और पहला है नेचुरल नमूने यानी प्राकृतिक नमूने। इसमें क्या होता है? फूल पत्ती है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, इनका जो है फूल पत्ती, पेड़ पौधे, पक्षी, मतलब प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं, नदियां हैं, या कभी कभी कपड़े के अंदर या कहीं किसी डिजाइन में इस तरह से लहराता हुआ भी डिजाइन डाल दिया जाता है नदी की तरह। और ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी? नेचुरल के अंदर।
ज्यामिति के अंदर आएंगी आपकी जो शेप के द्वारा बन रही है। जैसे कि आप रेक्टेंगल से कोई डिजाइन बना रहे हैं इस तरह से, जैसे आप देख लीजिए इस तरह से आपने बनाया, यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ। तो ये क्या हो गया आपका ज्यामितीय डिजाइन हो गया। और नेक्स्ट है अमूर्त डिजाइन। अमूर्त डिजाइन का मतलब जो कि किसी की इमेजिनेशन पर हो, जब कलाकार अपनी कला, अपनी इमेजिनेशन जो है उसको आपके डिजाइन में दर्शाता है, तो उसको हम बोलते हैं अमूर्त डिजाइन। इमेजिनेशन पर बेस्ड, इमेजिनेशन पर यानी कल्पना पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट है मिश्रित, जो कि प्राकृतिक और ज्यामितीय, प्राकृतिक और ज्यामितीय डिजाइन दोनों आपस में मिला के अगर हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो वो क्या होता है, प्राकृतिक और ज्यामिति को मिला के अगर हम कोई मोटिव बना रहे हैं तो वो क्या होगा आपका मिश्रित नमूना। और कला के चौथे सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं, टेक्सचर यानी पोत के बारे में। हिंदी में इसको पोत बोलते हैं, कितना कठिन वर्ड है पोत, इसलिए मैंने आपको कहा है आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, हिंदी में ही होती है मिस्टेक, हमेशा इंग्लिश में कभी भी मिस्टेक नहीं होती। तो पेपर को आप दोनों ही लैंग्वेज में रीड करें। पहला हमने कला का चौथा तत्व है पोत यानी टेक्सचर, यानी जब कोई चीज़ को देखना या छूना या उसका आभास होना, उसमें क्या आ जाएगा, देखना। देखना टेक्सचर में क्या होगा, देखना आ जाएगा, प्रकाश और छूना या स्पर्श करना, छूना या स्पर्श करना, ये किसमें आ जाएगा आपका टेक्सचर के अंदर। देखने मतलब आप कोई भी दीवार अगर देख रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप देख कहते हैं ना कि देखने में थोड़ा सा इसका टेक्सचर कठोर लग रहा है, या फिर ये कपड़ा जो देखने में थोड़ा सा इसका टेक्सचर सॉफ्ट लग रहा है, उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। और प्रकाश, अब प्रकाश में किसी चीज़ को ला के देखेंगे तो कहते हैं आप मतलब ये डल दिखा रहा है, डल सा टेक्सचर है इसका थोड़ा सा ब्राइट टेक्सचर है। जैसे ये सूट है, ये क्या है, इसका टेक्सचर कैसा है, ब्राइट टेक्सचर है ना, ब्राइट टेक्सचर कहलाएगा। और कोई चीज़ आपको सॉफ्ट लग रही है तो आप कहते हैं इसका थोड़ा सा सॉफ्ट स्टफ है। ऐसा जो बोलचाल की लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसका सॉफ्ट स्टफ है, इसका थोड़ा सा हार्ड स्टफ है, ये थोड़ा सा ब्राइट टेक्सचर का, तो इसको हम बोलते हैं टेक्सचर। नेक्स्ट है रंग। रंग यानी कलर। कलर जो कलर के बिना तो कोई भी चीज़ पूरी होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बना दें, बिना कलर के बना दें तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कलर का जो है हमारी डिजाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और साथ ही ये जो कलर होते हैं ये हमारी भावनाओं को भी दर्शाते हैं, भावनाएं दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, जैसे हम लोग शादी विवाह या कोई फेस्टिवल होता है तो आपने कभी किसी को देखा है कि किसी ने ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ साड़ी वगैरह, या फिर वाइट कलर का कुछ पहना हुआ, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। हम जब भी फेस्टिवल शादी वगैरह में रेड के शेड या टिंट का यूज़ करते हैं, या फिर अगर हम किसी की शॉप में जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वाइट कलर यूज़ करते हैं ज़्यादातर, या फिर हल्के कलर जैसे क्रीम कलर है या ब्लैक कलर है, इस तरह के कलर यूज़ करते हैं। और साथ ही जो कलर है वो हर धर्म के हिसाब से भी होता है। जैसे कि हम हिंदू लोगों में जो कलर यानी वाइट कलर जो अच्छा नहीं माना जाता, वही कलर क्रिश्चियन जो होते हैं उनके मैरिज वगैरह में उसी तरह की ड्रेस जो है ब्राइट पहनती है, जबकि हम हिंदू लोग ब्राइट कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह के कलर को पहनते हैं। रंग हम बात कर रहे थे रंग के बारे में। रंग जो है भावनाओं को दर्शाता है। साथ ही अलग अलग रिलीजन होते हैं आपके, जैसे कि जो कलर हमारे हिंदुओं में अच्छा नहीं माना जाता सिर्फ वाइट कलर, वही क्रिश्चियन में लोगों में ब्राइड जो है वाइट कलर की ड्रेस पहन कर जाती। तो कलर जो है धर्म के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश, यानी हमारी कला के छठे तत्व के बारे में। जो प्रकाश का मतलब लाइट होता है, और प्रकाश कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। जब जो कोई, जैसे आप मान लीजिए आप ये मार्कर देख रहे हैं, है ना, मार्कर आपको कैसा दिख रहा है, वाइट कलर का दिख रहा है। मेरा सूट ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, रेड है ये,
तो ये रेड आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इस वस्तु ने रेड कलर को तो रिफ्लेक्ट कर दिया और बाकी सारे कलर अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लिए, इसलिए ये कलर आपको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से दुकानदार जब आपको कोई ड्रेस दिखाता है, खूब सारी लाइटें दिखा के जला के दिखाता है, तो वो कलर आपको अलग ही प्रतीत होता है, जबकि आप उसको घर में पहनते हैं या किसी डिम लाइट में देखते हैं तो वो कलर आपको अलग ही दिखाई देता है। तो प्रकाश जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कला के तत्वों में। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा कला का तत्व है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब होता है स्पेस। अगर आप कोई भी कला यानी कोई डिजाइन बना रहे हो उसमें स्पेस नहीं दे रहे, मान लीजिए आपने इस तरह से डिजाइन बनाया और यहाँ पर खूब सारा आपने फूल भर दिए, इस तरह से फूल भर दिए, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको ये। जबकि अगर इस तरह से हमने स्पेस का ध्यान रखते हुए अगर कोई डेकोरेशन की है तो वो सुंदर और आकर्षक लगेगी। मतलब हमें जो स्पेस है, रिक्त स्थान है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे देख लें, अच्छे से नोट डाउन किया है कहीं पे तो एक बार रिवाइज जरूर कर लें। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कला के सिद्धांतों के बारे में। कला के सिद्धांत हम बात करेंगे कला के सिद्धांत के बारे में। तो कल की क्लास इंटरेस्टिंग भी रहेगी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।